भारत भारत में रिश्तों की बहुत अधिक अहमियत होती है। हर रिश्ते नाते को बखूबी निभाना पड़ता है। निभाना इसलिए पड़ता है क्योंकि हर रिश्ते के साथ कुछ दायित्व स्वतः ही जुड़ जाते हैं। हर रिश्ते के साथ कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें निभानी पड़ती है। माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति, बच्चों का अपने माता पिता के लिए कुछ दायित्व होता है। पति पत्नी का एक दूसरे के लिए, बड़े बुजुर्गों का अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ दायित्व होता है। कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो उन्हें निभानी पड़ती हैं। घर में जो बड़ा भाई होता है उसका भी दायित्व कुछ कम नहीं होता है। एक बड़े भाई का ऊपर जो जिम्मेदारियों का बोझ होता है वो एक पिता की जिम्मेदारियों के समान होता है। एक बड़ा भाई अपने कंधे पर एक पिता जितनी जिम्मेदारियां लेकर चलता है। और इसी बड़े भाई होने का धर्म निभाते हुए एक बड़ा भाई शायद यह भूल जाता है कि वह अपने से 5 साल छोटे भाई के लिए एक बड़ा भाई ही नहीं बल्कि वह खुद भी एक 13 साल का बच्चा ही है। लेकिन अपने बड़े भाई होने का धर्म निभाने के लिए वह अपने अंदर के बच्चे को मारकर उसे बुजुर्ग बना देता है, अपने अंदर के बचपन का गला घोट देता है। ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि यदि बड़ा खुद बेराह चले तो अपने छोटे भाई को सही राह कैसे दिखाएगा। यदि वह बड़ा होते हुए भी पढ़ाई में मन नहीं लगाता है तो छोटे को कैसे डांटेगा, फटकारेगा। यदि बड़ा भाई खुद खेल कूद करता है, आवारागर्दी करता है तो छोटे भाई को कैसे मना कर सकता है। अपनी इन्हीं नैतिक जिम्मेदारियों की वजह से, अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, अपने कर्तव्य बोध की वजह से अपने अंदर के बचपन को मार देता है, अपनी मन की इच्छाओं को दबा लेता है और अपने बड़े होने का धर्म निभाता है। और इसी चीज़ को दिखाया है महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी बड़े भाई साहब में। और इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी व्यंग किया है कि जो ये शिक्षा प्रणाली है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बच्चों का सम्यक मूल्यांकन करने में असफल रही है। बच्चों का सही से मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। ये एजुकेशन सिस्टम बस इस बात पर केंद्रित हो गया है कि बच्चे पुस्तक में जो भी लिखा हुआ है उसको अक्षरशः याद कर लें। तो शुरू करते हैं यही कहानी बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब, इस कहानी के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। तो 2 मुख्य किरदार हैं, एक बड़े भाई साहब और एक छोटे भाई साहब। तो बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े हैं, लेकिन क्लास में सिर्फ 3 साल आगे हैं। मतलब बड़े भाई साहब 2 बार फेल हो चुके हैं। हमारी इस कहानी के हीरो छोटे भाई हैं, बड़े भाई नहीं। नाम भले ही बड़े भाई साहब हो लेकिन कहानी के हीरो छोटे भाई हैं। छोटे भाई और बड़े भाई दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। छोटा भाई दिन भर खेलता कूदता रहता है, खेल कूद में ही मन लगता है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। जबकि बड़े भाई साहब दिन भर पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, कॉपी किताब में ढुके हुए रहते हैं। इसके बावजूद भी फेल हो गए वो अलग बात है। तो बड़े भाई साहब दिन भर पढ़ते रहते थे। इतना पढ़ते रहते थे कि पढ़ते पढ़ते अगर उनका वो बोर हो जाए या फिर दिमाग खराब हो गया, मन नहीं लगने लगा, तो मन को शांत करने के लिए भी वो कॉपी किताब का ही सहारा लेते थे। कॉपी पर निकाल करके जो मन में आया सो लिखते गए, क फ म च कुछ भी लिख दिए। ऐसा ऐसा वाक्य बना दिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बुक का जो मार्जिन होता है, मार्जिन पर कुत्ता बिल्ली का फोटो बना रहे हैं। तो इस तरह से अपने मन को शांत करते थे, दिन भर पढ़ाई लिखाई करते रहते थे। जबकि छोटा भाई दिन भर खेल कूद में लगा रहता था। एक बार छोटा भाई दिन भर खेल कूद करके एकदम देर से शाम को घर वापस आता है
और जैसे ही अपने कमरे में ढुकता है तो बड़े भाई साहब सामने खड़े हैं। बड़े भाई साहब वाक्पटु थे, मतलब बातचीत करने की कला में हस्तसिद्ध थे। अपने अकाट्य तर्कों से अपने विरोधियों को निरुत्तर कर देते थे। उनका सामना कोई नहीं कर सकता था बातचीत करने में। वो ऐसा ऐसा तर्क सामने रखते थे कि सामने वाला निरुत्तर हो जाता था, नतमस्तक हो जाता था, कह देता था भैया ठीक है, अब हमसे नहीं होगा, हम हार गए। तो ऐसे थे बड़े भाई साहब। तो जैसे ही कथानायक छोटा भाई कमरे में ढुकता है, बड़े भाई साहब अपना प्रश्न लेकर के तलवार की तरह खड़े रहते हैं, कहाँ थे। और ये प्रश्न जो है बड़े भाई साहब का कहाँ थे, वो तलवार की तरह छोटे भाई को लगता था। और छोटा भाई इसका कोई उत्तर नहीं देते थे, चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहते थे। उनका मन तो करता था कि बोल दें कि खेलने गए थे, खेल कूद करके आ रहे थे, लेकिन बड़े भाई का डर, और एक तो बड़े भाई साहब वाक्पटु हैं, उनसे कोई जीत नहीं सकता है। तो अब आता है डांट का बारी। खेल कूद करके आए हैं देर से, तो बड़े भाई अब डांटेंगे। तो छोटा भाई बैठाते हैं और डांटना शुरू होता है। तुमको क्या लगता है पढ़ाई लिखाई इतना आसान है? ऐसे हो जाएगा पढ़ाई दिन भर खेलते रहोगे तो? दिन भर खेलना कूदना है तो फिर क्यों यहाँ आए हो? चले जाओ घर वापस। पापा पिताजी का गाढ़े कमाई क्यों बर्बाद कर रहे हो? पिताजी इतना मेहनत से कमाई करते हैं और तुम इसको बर्बाद कर रहे हो। चले जाओ वापस घर, नहीं पढ़ना है तो। तुमको क्या लगता है पढ़ाई इतना आसान है? अंग्रेजी में तो बड़े बड़े महारथियों का हालत ख़राब हो जाता है, फिर तुम्हारा क्या औकात है? मैथमेटिक्स, ट्रायंगल ABC लिखो या ट्रायंगल BCA लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो तो चाहता है कि जो किताब में लिखा हुआ है वो सेम टू सेम वही लिख दो। अरे भाई तुम ही बताओ, दाल भात चोखा खाएं या फिर चोखा भात दाल खाएं, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं ना। लेकिन एग्जामिनर्स को ये बात समझ ही नहीं आता है। हिस्ट्री तो और माथा ख़राब है। नाम ही देख लो, लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3, लुइस 16, लुइस 17, लुइस 18, पता नहीं कब तक चला आ रहा है। इन लोगों को नाम भी नहीं मिलता है। एक नाम के आगे 1, 2, 3, 4 लगाए जा रहे हैं। हमसे पूछ लिया होता, लाखों नाम बता देते हैं। गलती से कभी एग्जाम में लुइस 16 के आगे एक और 1 लग गया गलती से, तो पूरा नंबर ही सफा चट हो गया। और निबंध, इसका तो कोई मतलब ही हमको पता नहीं चलता है। प्रश्न आता है कि समय के सदुपयोग पर एक छोटा सा निबंध लिखें जो कि 4 पन्नों से कम का नहीं हो। अब हमको भी पता है, तुमको भी पता है कि समय अच्छा है, समय का सदुपयोग करना चाहिए, इससे सफलता मिलती है। लेकिन छोटे से बात के लिए कोई 4 पन्ना कैसे भरे, और क्या भरे, और भरने से क्या फ़ायदा है? ये मेरे समझ से परे है। और तुमको लगता है कि पढ़ाई आसान है, तुम तो अभी बच्चे हो, मेरी क्लास में आओ तब पता चलेगा। और इस तरह से पूरा डांट फटकार करके छोटे भाई को रुला करके पूरा उसका हालत ख़राब कर दिया है। अब छोटा भाई बैठे बैठे रो रहा है, सोच रहा है कि बेकार में हम यहाँ पर आ गए हैं पढ़ने के लिए, हमसे पढ़ाई लिखाई होगा नहीं, हम चल जाते हैं घर, हमको घर ही चला जाना चाहिए। बोरिया बिस्तर समेटते हैं और घर चले जाते हैं। फिर रोते सिसकते शांत होते हैं, मन शांत होता है। तो मन शांत होने के बाद फिर सोचते हैं बड़े भाई साहब का कहना ठीक ही है, पढ़ाई में मन लगाना चाहिए हमको। फिर एक पेज निकालें और शुरू होता है टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 5 बजे उठें, 5-6 से इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। 6 बजे लोटा लेके खेत में जाना, खेत से आना, 7 बजे स्कूल जाना, फिर 4 बजे लौटना, फिर ये पढ़ना, फिर वो पढ़ना, फिर वो पढ़ना, फिर वो पढ़ना, फिर वो पढ़ना। खेल कूद का कोई स्थान नहीं दिया गया टाइम टेबल में, मतलब पूरा बढ़िया से बना लिया गया टाइम टेबल। पढ़ना है केवल। सुबह होती है, 5 बजे उठे भाई साहब, पढ़ाई लिखाई किए। बड़े भाई, प्रोग्रेस हो रहा है बच्चा का। तो स्कूल गए, स्कूल से आए, स्कूल से आते वक्त छोटा भाई देखता है आहा, मैदान से ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, हरा हरा घास है, बच्चे टेनिस खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे हैं, और मन में सब्र नहीं हुआ, ये दिल कूदा और चला गया ग्राउंड की तरफ, और खेल कूद करके पूरा एकदम मस्ती उस्ती कर करके लेट से आए शाम को। और जैसे ही कमरे में ढुकते हैं, बड़े भाई साहब अपना तलवार खड़ा किए,
स्वागत करते हैं, कहाँ थे? और छोटा भाई उस तलवार का कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, चुपचाप सिर झुकाए आ गए, बैठ गए। रिजल्ट आया, जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। और रिजल्ट में क्या लगता है क्या हुआ होगा? रिजल्ट में छोटे भाई अपने क्लास में फर्स्ट आए और बड़े भाई साहब फेल हो गए। बड़ा भाई साहब बड़ा दुखी हैं और छोटा भाई साहब, उनका तो ऊपर एकदम उनकी स्वच्छंदता बढ़ गई। अब वो एकदम पूरा आज़ाद हो गए हैं, मतलब वो पूरा स्वच्छंद हो गए हैं, मतलब पूरा आज़ाद हो गए हैं। अब उनको लगता है कि अब तो मेरे भाई साहब मेरे सामने कुछ कहेंगे थोड़े ही, अब तो वो हम आज़ाद हो गए। और बड़े भाई साहब भी थोड़ा दुखी रहने लगे, उदास रहने लगे और छोटे को डांटना कम कर दिए, क्योंकि वो खुद फेल हो गए थे तो क्या बोलते हैं, और छोटा भाई फर्स्ट आया था। और छोटे भाई साहब इसी का लाभ उठाते हुए एक और नया शौक पाल लिए, कनकौवा उड़ाने का। अब वो दिन भर पतंग उड़ाते रहते हैं